हेलो स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष ऑनर्स इतिहास के विद्यार्थियों के लिए आज से उनके तृतीय प्रश्न पत्र की कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं और आपका जो ये प्रश्न पत्र है वो है राजस्थान का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ से लेकर 1956 ईस्वी तक। तो आपका जो ये प्रश्न पत्र है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है और आज से हम इसका पहला सेक्शन प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस सेक्शन का जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं और उनका यहाँ के इतिहास पर प्रभाव, अर्थात यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं कौन कौन सी है और उन्होंने राजस्थान के इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया, इसी के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें राजस्थान के भौगोलिक परिचय की, तो राजस्थान जो प्रदेश है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है और इसका जो आकार है वो एक विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये पाकिस्तान से राजस्थान को अलग करती है। राजस्थान की जो अन्य सीमाएं हैं वो उत्तर व उत्तर पूर्व में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में गुजरात और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश से मिलती है। प्रदेश की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है और इसमें 1,070 किलोमीटर लंबाई की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है और उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर जिले इस सीमा से जुड़े हुए हैं। राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान भारत का सर्वाधिक बड़ा राज्य है। वर्तमान राजस्थान के लिए 1800 ईस्वी में श्री जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया और राजपूताना के जो प्रसिद्ध इतिहास लेखक हैं कर्नल टॉड, उन्होंने पुरानी बहियों अभिलेखों के आधार पर इस राज्य को रजवाड़ा नाम दिया, जो कि राजाओं और उनके राज्य का सूचक कहा जा सकता है। और कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा इस प्रदेश के विभिन्न राज्यों को एकीकृत कर इसे राजस्थान राज्य के रूप में मान्यता दी गई और वर्तमान में यह एक इकाई के रूप में इसी नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल और मध्यकाल में वर्तमान राजस्थान के अलग अलग भागों के लिए अलग अलग नाम हमें मिलते हैं। जैसे महाभारत काल में वर्तमान जोधपुर और बीकानेर का जो क्षेत्र था वो जांगल देश कहलाता था और कभी कभी इसका नाम कुरु जांगला और मादरे जांगला भी उल्लेखित हमें मिलता है और इसकी जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी और इसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। बीकानेर के शासक इस जंगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह भी कहा करते थे और बीकानेर राज्य का जो राज्य चिन्ह है उसमें हमें जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। अलवर और जयपुर व भरतपुर का कुछ भाग मत्स्य देश का क्षेत्र था और इसकी राजधानी विराटनगर यानी आधुनिक बैराट थी। भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र था वो शूरसेन राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया था और इसकी राजधानी मथुरा थी। शुंग कर्ण काल में अलवर, भरतपुर, आगरा और मथुरा का जो भूभाग था वो अर्जुनायन राज्य कहलाता था। चित्तौड़ का क्षेत्र शिवी राज्य कहलाता था और इसे वर्तमान में नगरी कहा जाता है और इसकी जो राजधानी थी वो मध्यमिका थी। उदयपुर चित्तौड़ के शासकों को परवर्ती काल में म्लेच्छों से लगातार संघर्ष करना पड़ा और यही वजह है कि उन्हें म्लेच्छों को मारने वाला अर्थात मेद कहा जाने लगा और उनके क्षेत्र को मेदपाट कहा गया, जिसे मेवाड़ भी कहा जाता है। वर्तमान काल में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले का क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है।
मारवाड़ को प्रारंभ में मरु और फिर मरुवार और अंत में मारवाड़ कहा जाने लगा। जोधपुर के दक्षिण भाग को गुर्जरता कहते थे। सिरोही के आसपास के क्षेत्र की गणना अरबों देश में की जाती थी और जैसलमेर राज्य को पूर्व काल में माड़ कहा जाता था। जांगल देश के पूर्वी भाग को सपात लक्ष्य कहा जाता था और जिस पर चौहान शासकों का राज भी स्थापित हुआ और वे सपात लक्ष्य नृपति कहलाने लगे। और उनका जब राज्य विस्तार हो गया तो इनकी राजधानी शाकंभरी या सांभर हो गई और वे शाकंभरीश्वर कहे जाने लगे। कोटा और बूंदी जिलों का जो क्षेत्र था वो हाड़ौती कहलाता था। झालावाड़ जिले का भूभाग मालवा देश के अंतर्गत था और जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्राकृतिक विभागों की। तो राजस्थान राज्य को बनावट और आंतरिक स्थिति के आधार पर 5 प्रकार के प्राकृतिक भागों में विभक्त किया गया है। पर्वतीय प्रदेश, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थल और नदियों का क्षेत्र। इन प्राकृतिक भागों की जलवायु, वर्षा, वनस्पति आदि की विशेषताओं ने यहाँ के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को, राजस्थान के इतिहास को भी पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वतीय प्रदेश की। तो अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी भाग तक फैली हुई है। आबू में जो गुरु शिखर है वो इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है और प्राचीन काल से ही अरावली यहाँ के निवासियों के लिए सुरक्षित स्थान रही है। मुख्य रूप से भील, मीणा, मेर आदि जातियों के लोग यहाँ निवास करते रहे हैं और इन्होंने सदैव अपने को बाह्य संपर्कों से पृथक रख अपनी संस्कृति अपने ढंग से विकसित की। पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने के कारण इनका जो जीवन था वो एकांत प्रिय और उदात्त बन गया। महाराणा कुंभा, प्रताप, राज सिंह जैसे शासकों द्वारा इन जातियों के विशिष्ट रक्षा और युद्ध के साधनों व तरीकों का उपयोग आक्रमणकारियों के विरुद्ध सफलता से किया गया। पर्वतीय क्षेत्र अपने पर्याप्त मार्गों और यातायात साधनों के अभाव के कारण व्यापार, वाणिज्य, कृषि उद्योगों के दृष्टिकोण से अधिक विकसित नहीं हो पाया। लेकिन आक्रमणकारियों को इस क्षेत्र पर आक्रमण करने में बहुत भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि इस क्षेत्र में दुर्गम और संकरे मार्ग हैं। योधे, मालव, शिवी आदि जातियों और सिसोदिया, राठौड़ और चौहानों द्वारा अपने शत्रुओं का इन्हीं भौगोलिक विशेषताओं के कारण आसानी से सामना किया गया और इस क्षेत्र में घनी बस्तियों का अभाव भी रहा है। लेकिन यहाँ सदा स्थानीय कला की विशेषता को जीवित रखा गया है और पुष्कर, अजमेर, गलता, नागदा, एकलिंगजी, श्रीनाथ द्वारा, धुलेव, रणकपुर, करेड़ा, जगत, नगरी, अर्थुना, गलियाकोट आदि में आक्रमणकारियों से धर्म की रक्षा हेतु बहुत सारे मंदिरों और मस्जिदों का भी निर्माण करवाया गया है। पठारी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो पठारी क्षेत्र है वो बहुत अधिक उपजाऊ है और मध्य में अधिक चौड़ा है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत अधिक नहीं है। यह चित्तौड़ से बेगू, बिजोलिया, मांडलगढ़ और हाड़ौती के निकटवर्ती भूभाग में विस्तृत है और इस क्षेत्र की केंद्रीय स्थिति होने के कारण यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई, धर्म स्थानों का निर्माण हुआ और चौहानों, तुर्क, मुगल और अंग्रेजी शक्ति को सुदृढ़ किया तथा राजनीतिक प्रभुता विकसित हुई। मानसिक विकास में अग्रणी चंद्रबरदाई और सूर्यमल मिश्रण जैसी विभूतियां भी यहीं पर उद्भूत हुई। मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राजस्थान के आर्थिक विकास में यहाँ के कृषि योग्य उपजाऊ मैदानों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और नदियों का तटवर्ती क्षेत्र और पहाड़ियों के बीच चौड़ी घाटियाँ ही मैदानी भूभाग हैं। मेवात का दक्षिणी भाग जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर से मालवा की सीमा के जो भूभाग हैं वो उपजाऊ मैदान हैं। ये घनी आबादी क्षेत्र है और यहाँ के जो अधिकांश निवासी हैं वो खेती, पशुपालन, व्यापार और विभिन्न व्यवसायों में लिप्त हैं। लेकिन युद्धों के अवसर पर इस क्षेत्र को बहुत अधिक आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा और सर्वाधिक हानि भी उठानी पड़ी है। राजस्थान की मुख्य पहचान यहाँ का मरुस्थल है और इस भूभाग में
पानी और वनस्पति का अभाव है और यहाँ की जो जनसंख्या है वो नगण्य है और यहाँ की जो अधिकांश जनता है वो खानाबदोश है और पशुपालन में लिप्त है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैले विशाल रेगिस्तान ने अपने रेतीले भूभाग के कारण महमूद गजनवी, इल्बरी तुर्कों, मुगल बादशाहों और मराठों के आक्रमण से सुरक्षित रहने में सफलता प्राप्त की है और सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी द्वारा इसलिए कहा भी गया है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत गंवा देता। यहाँ के लोगों का जनजीवन बहुत अधिक कठोर है और यहाँ के लोग एकांत प्रिय, मृदुभाषी और मिलनसार प्रकृति के हैं। राजस्थान में बहुत सारी नदियां भी प्रवाहित होती हैं और राजस्थान में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वे हैं बेड़ज, गंभीरी, बनास, सोम, जाखम, लूनी, गोमती आदि, जिन्होंने यहाँ के इतिहास को बहुत अधिक प्रभावित किया है। उत्तर से पश्चिम की ओर प्रागैतिहासिक काल में सरस्वती और द्वष्टवती नदियाँ प्रवाहित होती थी जो कि सदानीरा और सरस जल युक्त थी और इनके किनारे हमारे देश की महान संस्कृति भी विकसित हुई, लेकिन कालांतर में ये सूख गई और अब यहाँ बरसाती नदी के रूप में घग्गर नदी प्रवाहित होती है। विभिन्न राज्यों की राजनीतिक सीमा निर्धारण में भी इन नदियों का बहुत अधिक महत्व रहा है और विभिन्न क्षेत्रों के जल स्तर बनाए रखने और कृषि उत्पादन और हरियाली बनाए रखने में भी इन नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नदियों द्वारा यातायात और व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है और आक्रमणकारियों को भी नदियों ने प्रस्थान में सुविधा प्रदान की, जैसे बनास और चंबल ने मुगलों के आक्रमणों में बहुत अधिक सहयोग किया। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की जलवायु और वनस्पति का यहाँ के इतिहास और जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर बात की जाए राजस्थान की जलवायु की, तो यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत अधिक शुष्क है और यहाँ पर अधिकांश भाग में वर्षा बहुत ही कम होती है और वर्षा कम होने के कारण आमतौर पर यहाँ का जो मौसम है वो गर्म रहता है और पीने के पानी का बहुत अभाव रहता है। मरुस्थलीय होने के कारण राजस्थान विदेशी आक्रमणकारियों का पंजाब की तरह शिकार नहीं बना और उन्होंने यहाँ अधिकार स्थापना में बहुत अधिक उत्साह नहीं दिखाया। मारवाड़ को विजित करने का सफल प्रथम प्रयास शेरशाह सूरी द्वारा किया गया, लेकिन बाद में राजस्थान के अन्य प्रदेशों के विजय के संदर्भ में उसका उत्साह भी उसी तरह फीका पड़ गया जिस तरह अरब के मुसलमानों का सिंध विजित करने के उपरांत हो गया था। और बाबर ने भी विजय के उपरांत राजस्थान के आंतरिक भागों में बहुत अधिक उत्साह नहीं दिखाया और उपेक्षित दृष्टिकोण ही अपनाया, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़, कोटा, बांसवाड़ा जैसे हरे भरे स्थान हैं और ये घने जंगलों से भी आच्छादित हैं और यहाँ भांति भांति के जंगली जीव भी उपलब्ध होते हैं। यहाँ पैदा होने वाली वनस्पति अनेक उद्योगों को बढ़ावा देती है जिस पर स्थानीय जनजातियों का जीवन निर्भर है और जलवायु की भिन्नता के कारण यह वनस्पति भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। थार के रेगिस्तान में बबूल, कीकर की झाड़ियाँ नजर आती हैं और कांटेदार झाड़ियों के कारण पश्चिमी भाग में ऊंट और बकरी जैसे पशु अधिक होते हैं जिन्होंने आवागमन और दुग्ध उत्पादन में अत्यधिक सहयोग किया है। राजस्थान की भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में विषमता और विविधता के होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं और अरावली पर्वत के विस्तृत फैलाव, अनेक नदियों के स्राव ने इस विस्तृत प्रदेश को एकता के सूत्र में बांध रखा है। यहाँ के राजपूतों के स्वातंत्र्य प्रेम ने भी यहाँ के जनजीवन में एकता बनाए रखी है और यहाँ की जो भाषा, धर्म और आचार विचार हैं उन्होंने यहाँ पे संकीर्णता को नहीं पनपने दिया है।